नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज राका आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जेके मंच पे। तो हमने दोस्तों वायुमंडल की संरचना की बात करेंगे। आज की क्लास में हमने वायुमंडल की संरचना, तो हमने पिछली क्लास में क्या किया था, वायुमंडल के संगठन के बारे में बात की थी। तो चलिए संरचना की बात करते हैं हम वायुमंडल की। तो दो वैज्ञानिकों का नाम आता है, एक आता है हर्शेल और एक आता है निकोलर। दो वैज्ञानिकों का नाम आता है हर्शेल तथा निकोलर। इन दो वैज्ञानिकों का नाम आता है जब भी बात आती है वायुमंडल की संरचना की। तो इनका नाम ही क्यों आता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, वायुमंडल को इन्होंने बोला दो भागों में बांटा था। वायुमंडल को कितने भागों में बांटा था? दो भागों में बांटा था हर्शेल तथा निकोलर ने वायुमंडल को। ठीक है, तो दो भाग कौन कौन से थे? एक था सममंडल, दूसरा क्या था? विषम मंडल। सममंडल और विषम मंडल दो भागों में बांटा था हर्शेल तथा निकोलर ने वायुमंडल की संरचना में। तो अब हम बात करें तो अगर सममंडल को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? होमोस्फीयर। और विषम मंडल को क्या कहते हैं हम? हेट्रोस्फीयर। इसे कहते हैं हम अंग्रेजी में। तो अब हम इनके भी आगे पार्ट की बात करें तो हम सममंडल में आगे कौन कौन से पार्ट आते हैं, सममंडल के भाग की हम आगे बात करें। सबसे पहला भाग आता है, इसको भी तीन भागों में बांट दिया आगे। पहले भाग की बात करें तो हम इसे कहते हैं अक्षोभ मंडल। अक्षोभ मंडल। दूसरा भाग आता है हमारा समताप मंडल। और तीसरा भाग क्या है हमारा? ये आता है मध्य मंडल। और क्या है विषम मंडल को? क्या है विषम मंडल के भाग का क्या नाम था? इसका नाम था, इसको दो भागों में बांट दिया था। एक का नाम था बहिर्मंडल और एक का नाम क्या था? आयन मंडल। ये क्या है, सममंडल को इन्होंने तीन भागों में बांट दिया था, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। और क्या है विषम मंडल को? क्या है, इसने इन्होंने दो भागों में बांट दिया था, बहिर्मंडल और आयन मंडल। अब हम आगे क्या है इनको अच्छे से डिटेल में करते हैं। हर्शेल और निकोलस, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, वैज्ञानिक हुए थे ये। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले क्षोभ मंडल की। अक्षोभ मंडल। अक्षोभ मंडल की बात करें तो हम पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई तक स्थित हैं अक्षोभ मंडल? ये हो गया हमारी पृथ्वी। ये मान लीजिए हमारा क्या आ गई? पृथ्वी आ गई। और अक्षोभ मंडल की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी आती है? 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक स्थित है अक्षोभ मंडल। अगर आपकी इसकी औसत ऊंचाई की बात करोगे तो औसत ऊंचाई पूछी जाए आपसे तो औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? 13 किलोमीटर है अक्षोभ मंडल की। और अंग्रेजी में इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं अक्षोभ मंडल को। और इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 13 किलोमीटर। और 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि इसके पीछे का भी कारण मैं बताऊंगा। क्या होता है हमारी भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, ये हो गई भूमध्य रेखा 0 डिग्री,
और ये क्या है 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव मान लो या इसको दक्षिणी ध्रुव मान लो। भूमध्य रेखा पर क्या होता है, तापमान ज्यादा होने की वजह से जो वायु है गर्म होकर ऊपर हल्की हो जाती है गर्म होने से, और ऊपर की ओर उठ जाती है हवा। तो जिस वजह से क्या होता है, इसकी क्या है सौरमंडल की ऊंचाई ज्यादा है भूमध्य रेखा पर। और क्या है ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है, इसकी ऊंचाई होती है मात्र 8 किलोमीटर होती है ध्रुवों पर सौरमंडल की ऊंचाई। और क्या है भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी होती है, 18 किलोमीटर होती है भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई। तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर क्या है तापमान ज्यादा होता है, तापमान ज्यादा होने की वजह से क्या है वायु हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। इस वजह से भूमध्य रेखा पर क्या है इसकी लंबाई ज्यादा है, 18 किलोमीटर तक फैली है ये। और क्या होता है, इतना आपको समझ आ गया होगा। औसत ऊंचाई पूछे इसकी तो कितनी होती है 13 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए अक्षोभमंडल की ध्रुवों पर ऊंचाई कितनी हो तो 8 किलोमीटर, और आपसे पूछा जाए कि भूमध्य रेखा पर कितनी ऊंचाई होती है अक्षोभमंडल की तो 18 किलोमीटर होती है। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें अगर अक्षोभमंडल की, तो अक्षोभमंडल में क्या होता है, तापमान की सामान्य ह्रास दर की क्रिया होती है। क्या होती है, तापमान की सामान्य ह्रास दर। क्या होती है तापमान की सामान्य ह्रास दर, जो तापमान है ऊंचाई बढ़ने के साथ कम हो जाता है। अगर हम बात करें तो तापमान कितना कम हो जाता है, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है। कम हो जाता है, कितना हो जाता है 1 डिग्री हो जाता है। अगर हम बात करें तो 1000 मीटर की, 1000 मीटर को हम क्या कहते हैं 1 किलोमीटर कहते हैं। तो इसमें कितना कम हो जाता है 1 किलोमीटर में या 1000 मीटर में तापमान, तो 6.5 डिग्री तापमान क्या है कम हो जाता है 1 किलोमीटर जब हम पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ जाते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि तापमान की सामान्य ह्रास दर क्या है कार्य करती है हमारे अक्षोभमंडल में, तापमान की सामान्य ह्रास दर, ठीक है। और 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, और 100 मीटर या 1000 मीटर या 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाते हैं तब 6.5 डिग्री तापमान क्या है कम हो जाता है। और हम अगर बात करें तो अक्षोभमंडल की, अक्षोभमंडल में क्या होता है, हाँ अक्षोभमंडल में क्या होता है तापमान क्या हो जाता है अक्षोभमंडल में कम हो जाता है। और हम बात करें तो इसमें क्या हो जाते हैं, गैसों का सर्वाधिक क्या होता है, इसमें आपसे पूछा जाए एग्जाम में गैसों का सर्वाधिक मिश्रण कहाँ होता है, गैसों का सर्वाधिक मिश्रण, आपसे पूछा जाए कि गैसों का सर्वाधिक मिश्रण वायुमंडल की किस परत में होता है, तो किस परत में होता है, अक्षोभमंडल में होता है गैसों का सर्वाधिक मिश्रण। अगर हम बात करें अक्षोभमंडल की तो, और अक्षोभमंडल में क्या होता है, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं तो कहाँ होती हैं, हमारे अक्षोभमंडल में होती हैं। तो सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं जैसे कि बादल गरजना, बरसात होना, तूफान आना, बिजली गिरना, तो ये सभी घटनाएं कौन सी परत में होती हैं वायुमंडल की, तो ये होती है अक्षोभमंडल में होती हैं। आप लिख लेना कि वर्षा होना, बादल गरजना, बिजली चमकना, ये सभी क्रियाएं कहाँ होती हैं, ये सभी क्रियाएं होती हैं अक्षोभमंडल में होती हैं, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं। और क्या होता है इसमें, क्या होता है कि इसे एक और नाम से भी जाना जाता है अक्षोभमंडल को, इसे क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, विक्षोभमंडल।
विक्षोभ मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अक्षोभ मंडल का दूसरा नाम क्या है? विक्षोभ मंडल। क्यों है इसका नाम विक्षोभ मंडल? क्योंकि विक्षोभ आते हैं, तूफान आते हैं, तो ये क्या है, सभी मौसमी घटनाएं हैं, इसी वजह से इसे क्या कह देते हैं? विक्षोभ मंडल कह देते हैं। अक्षोभ मंडल को दूसरा नाम है, इतना आपको ध्यान रखना है। और हम बात करें तो इसमें क्या होता है, तापमान की सामान्य ह्रास दर कार्य करती है, वो हमने क्या है पहले लिख ही लिया था। तो ये क्या हो गया, हमारा अक्षोभ मंडल कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं समताप मंडल की। समताप मंडल, एक मैं आपको पीछे बताना भूल गया था, ये देखो भाई, अक्षोभ सीमा। अक्षोभ सीमा की बात करें तो हमें क्या है, एक पट्टी होती है, ये आ गया हमारा अक्षोभ मंडल। अक्षोभ मंडल से ऊपर क्या आता है, अक्षोभ सीमा आती है, ये हमारा हो गया अक्षोभ मंडल। अक्षोभ मंडल से ऊपर क्या होता है, अक्षोभ सीमा। और अक्षोभ सीमा से ऊपर क्या आता है, समताप मंडल आता है। ऊपर का हिस्सा क्या होता है, समताप मंडल होता है। अक्षोभ सीमा आती है अक्षोभ मंडल से ऊपर। और अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि क्या होती है जेट धाराएं, जेट धाराएं कहाँ प्रवाहित होती हैं वायुमंडल में, तो क्या है, अक्षोभ सीमा में प्रवाहित होती हैं जेट धाराएं। हाँ, जेट धाराएं प्रवाहित होती हैं अक्षोभ सीमा में। वो आगे हम बात करेंगे कि जेट धाराएं किस किस दिशा में चलती हैं, कैसे चलती हैं। और अक्षोभ सीमाएं की बात करें हम, तो अक्षोभ सीमाओं की खोज कब हुई थी? इनकी खोज हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। जेट धाराओं की इनकी क्या हो गई थी, खोज हुई थी। क्यों हुई थी, कैसे हुई थी कि अमेरिका जापान पे बम गिराने के लिए जा रहा था, तो उन्हें तो क्या है, जो पायलट थे उन्होंने रास्ते में नोट किया कि जब हम जा रहे थे प्रशांत महासागर के ऊपर की जापान की तरफ, तब उन्हें क्या है ज़्यादा समय लग रहा था। और जब वो वापस बम गिरा के आए जापान के ऊपर, तो आते टाइम उन्हें क्या है कम समय लगा। तो इस वजह से जेट धाराएं की फिर क्या हुई थी, जेट धाराओं की खोज हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। इतना आपको ध्यान रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जेट धाराएं वायुमंडल की किस परत में चलती हैं, तो किस परत में चलती हैं, अक्षोभ मंडल में चलती हैं। अगर थोड़ा और डीपली पूछ लिया जाए तो क्या आपको क्या जवाब देना है, अक्षोभ सीमा में चलती हैं जेट धाराएं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं समताप मंडल की। और अक्षोभ मंडल से ऊपर क्या है, समताप मंडल है। समताप मंडल, समताप मंडल का मतलब क्या होता है, समान ताप। समताप मंडल, अठारह किलोमीटर या औसत हमने बताया था अक्षोभ मंडल से ऊपर क्या है 50 किलोमीटर तक मौजूद क्या है, समताप मंडल मौजूद है 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। तो क्या है, अप टू 50 किलोमीटर क्या आ जाता है, समताप मंडल आ जाता है। अक्षोभ मंडल से ऊपर क्या आ जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर। इसे हम क्या कहते हैं अंग्रेजी में, स्ट्रेटोस्फीयर, इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं समताप मंडल को। अब हम बात करें समताप मंडल की। समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल का तापमान क्या होता है, समान होता है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे समताप मंडल कहते हैं। क्या है कि पहले हमने बात की थी अक्षोभ मंडल में तापमान, हमने क्या देखा था कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, यहाँ तक बढ़ता हुआ घटता है तापमान। और आगे क्या हो जाता है, समताप मंडल में हम बात करें तो तापमान थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि समताप मंडल में तापमान कितना चला जाता है, तो यहाँ का तापमान क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। हाँ, एक और मैं आपको बताने भूल गया था कि यहाँ का जो तापमान है अक्षोभ मंडल में कितना कम हो जाता है जब यहाँ तक पहुँचते हैं, तो यहाँ का तापमान हो जाता है
45 डिग्री सेल्सियस, -45 डिग्री सेल्सियस तक क्या है तापमान पहुंच जाता है। और वो क्या है आगे समताप मंडल में तापमान क्या है बढ़ना शुरू हो जाता है। तो क्या हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। आप लिख लो कि इस समताप मंडल में तापमान बढ़ने लगता है। बढ़ने लगता है। हमने देखा अक्षोभ मंडल में क्या है तापमान घटकर कितना आ गया था, लगभग -45 डिग्री आ गया था। तो अब क्या है तापमान समताप मंडल में बढ़ना शुरू हो गया और बढ़ के कितना आ गया 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है समताप मंडल में तापमान। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहते हैं यहाँ का तापमान क्या है ना ही कम है ना ही ज्यादा है, क्या है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ का होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं समताप मंडल कह देते हैं इसे स्ट्रेटोस्फीयर को। और क्या होता है समताप मंडल में यहाँ पर कोई भी मौसमी क्रियाएं नहीं होती, मौसमी घटनाएं नहीं होती। उसी वजह से क्या है यहाँ पर जेट जहाज़ों को उड़ाने के लिए क्या बन जाती है अनुकूल परिस्थिति बन जाती है। तो आप लिख लेना अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जहाज़ों को उड़ाने के लिए अनुकूल परिस्थिति, जहाज़ों को उड़ाने की अनुकूल परिस्थिति वायुमंडल की किस परत में मौजूद है, तो किस में मौजूद है समताप मंडल में। अनुकूल परिस्थितियां कहाँ मौजूद हैं समताप मंडल में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर क्या है तापमान क्या है समान रहता है 0 डिग्री पर रहता है, जिस वजह से क्या है ना ही कोई मौसमी घटनाएं होती यहाँ पर। और क्या है जहाज़ों के उड़ाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं समताप मंडल में। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है एक मौसमी घटनाएं नहीं होती, कोई भी मौसमी घटनाएं, कोई भी मौसमी घटना नहीं होती, इतना आपको ध्यान रखना है। कोई भी मौसमी घटना नहीं होती, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जहाज़ों के उड़ाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां वायुमंडल की किस परत में होती है, तो किस में होती है समताप मंडल में होती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें तो अगर मध्य मंडल की, इसकी ऊंचाई कितनी होती है समताप मंडल से कितना ऊपर होता है ये 80 किलोमीटर तक। कितना होता है 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या होता है अप टू 80 किलोमीटर क्या होता है हमारा मध्य मंडल होता है 80 किलोमीटर तक। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें अगर तापमान क्या है ऊपर जाने पर दोबारा फिर से बढ़ने लग जाता है। पहले हमने देखा था कि अक्षोभ मंडल में क्या होता है तापमान क्या आता है पहले कम होने लग जाता है, उसके ऊपर हम जाते हैं समताप मंडल में, तो समताप मंडल में तापमान फिर बढ़ने लग जाता है। और हम बात करें अगर आगे पहुंचते हैं तो क्या है मध्य मंडल में फिर से क्या है तापमान बढ़ने लग जाता है। हाँ, कम हो जाता है यहाँ का तापमान। तो मध्य मंडल का तापमान कितना होता है -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। कम होते होते पहले अक्षोभ मंडल में कम होता है, फिर समताप मंडल में बढ़ता है, फिर क्या है फिर से कम होने लग जाता है मध्य मंडल में। और तापमान कितना पहुंच जाता है -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इसे क्या कह देते हैं वायुमंडल की सबसे ठंडी परत। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तो मध्य मंडल है। सबसे ठंडी परत का क्या नाम है, तो इसका नाम है मध्य मंडल। ठीक है, और कितना पहुंच जाता है तापमान
100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या है, मध्य मंडल स्थित है। एक और बात आप ध्यान रखना, जो उल्का पिंड की घटना होती है तो वो किस परत में होती है, मध्य मंडल में होती है। उल्का पिंड की घटना, उल्का पिंड की घटना वायुमंडल की किस परत में होती है, तो मध्य मंडल में होती है। जब भी उल्का पिंड आते हैं तो वो क्या है, इसी में घर्षण करके इसी में रह जाते हैं, तो इसकी उल्का पिंड की घटना होती है मध्य मंडल में। तो चलिए और हम आगे बात करें अगर आयन मंडल की, आयन मंडल की बात करते हैं आगे हम। आयन मंडल तो ये कितनी ऊंचाई तक स्थित होता है, 80 किलोमीटर से लेकर 80 से लेकर 640 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। कौन है, आयन मंडल। और इसे आयन मंडल ही क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गैसों के आयन पाए जाते हैं, इसमें गैसों के आयन पाए जाते हैं। इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया, आयन मंडल रख दिया, गैसों के आयन पाए जाते हैं। और ये कहां तक स्थित है, 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक स्थित है आयन मंडल। और हम बात करें तो यहाँ का तापमान कितना हो जाता है, तापमान बढ़ने लग जाता है, ताप बढ़ने लगता है और कितना पहुंच जाता है, 1000 डिग्री से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस तक क्या है, तापमान पहुंच जाता है। 1000 डिग्री से लेकर 1400 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का क्या है, तापमान पहुंच जाता है। और गैसें किस अवस्था में पाई जाती हैं, आयन की अवस्था में पाई जाती हैं आयन मंडल में गैसें। तो आगे हम बात करें तो अगर एक घटना होती है अरोरा की, अरोरा की घटना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है बच्चों, आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि अरोरा की घटना, अरोरा की घटना वायुमंडल के किस परत में होती है, तो किस परत में होती है, आयन मंडल में होती है अरोरा की घटना। अब मैं अरोरा की घटना पहले आपको समझा देता हूं। ये हो गया सन, और इससे ये क्या है, सौर ज्वालाएं हैं। सूर्य का प्रकाश हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, सौर विकिरण के माध्यम से। ये क्या है, सौर विकिरण है, सौर विकिरण है ये। और ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। ये है हमारी पृथ्वी, अर्थ। ये क्या है, हमारा वायुमंडल, अक्षोभ मंडल, आयन मंडल। तो इसमें क्या है, आयन मंडल की बात कर रहे थे हम, आयन मंडल की। तो ये क्या है, सौर ज्वालाएं जब आयन मंडल में पहुंचती हैं तो क्या है, जो गैसें हैं आयन की फॉर्म में होती हैं। मैंने आपको बताया था ना कि गैसें किस फॉर्म में दिखाई देती हैं, आयन की फॉर्म में दिखाई देती हैं इसमें। तो क्या है, जो सूर्य का प्रकाश सौर विकिरण पड़ती हैं, जब आयनों के ऊपर पड़ती हैं तो क्या है, ये चमकीली दिखाई देती हैं। किस तरह से दिखाई देती हैं, चमकीली दिखाई देते हैं। और इसे ही क्या कह देते हैं, अरोरा की घटना कह देते हैं। और अरोरा की घटना को भी क्या है, अलग अलग नाम से जाना जाता है, दो नामों से जाना जाता है अरोरा की घटना को। उत्तरी ध्रुव पर अलग नाम दे दिया जाता है, और क्या है, दक्षिणी ध्रुव पर इसे क्या है, अलग नाम से जानते हैं। उत्तरी ध्रुव पर क्या है, इसका अलग नाम है, और दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, इसका अलग नाम है। तो इसका क्या है, उत्तरी ध्रुव पर नाम क्या है, अरोरा बेसिलस, अरोरा बेसिलस। और दक्षिणी ध्रुव पर इसका क्या नाम है, अरोरा
ऑस्ट्रेलिस। इतना आपको ध्यान रखना है कि अरोरा की घटना वायुमंडल के किस परत में होती है, तो आयन मंडल में होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरी ध्रुव पर अरोरा की घटना का क्या नाम है, अरोरा बोसियरस बोला जाता है, और क्या है दक्षिणी ध्रुव पर क्या बोला जाता है, इसे अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोला जाता है। तो चलिए आगे हम अगर बात करें तो आगे बढ़ते हैं। इसकी और इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो एक और घटना क्या होती है, इसमें एक और घटना होती है, रेडियो तरंगों को परावर्तित कर देता है। रेडियो तरंगों को परावर्तित, तो कहाँ होते हैं रेडियो तरंगे परावर्तित? आयन मंडल में परावर्तित होती हैं रेडियो तरंगे। इतना आपको क्या है ध्यान रखना है। अरोरा की घटना इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में बहुत बार पूछा लिया जाता है कि अरोरा की घटना वायुमंडल की किस परत में होती है, तो आयन मंडल में होती हैं। और गैसें किस फॉर्म में पाई जाती हैं, आयन की फॉर्म में पाई जाती हैं। ये हमने अरोरा की घटना को समझ लिया कि सौर विकिरण आता है, और क्या है आयन से जब सौर विकिरण टकराता है तो क्या होता है, प्रकाश चमकीला दिखाई देता है। इसे क्या कह देते हैं, अरोरा की घटना कह देते हैं। तो चलिए आगे हम बात करें तो अगर बहिर्मंडल की हम बात करें तो क्या है, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, वायुमंडल की सबसे बाहरी परत। आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि वायुमंडल की सबसे बाहरी परत का क्या नाम है, तो क्या नाम है, बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, और क्या है अंतरिक्ष के साथ जुड़ी हुई है, अंतरिक्ष के साथ जुड़ी हुई है। अंतरिक्ष के साथ जुड़ी हुई है। आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल की कौन सी परत अंतरिक्ष के साथ जुड़ी हुई है, तो कौन सी जुड़ी हुई है, बहिर्मंडल जुड़ी हुई है। और कृत्रिम उपग्रह क्या है, परिक्रमा करते हैं, कृत्रिम उपग्रह परिक्रमा करते हैं। कहाँ करते हैं, बहिर्मंडल में करते हैं कृत्रिम उपग्रह परिक्रमा। इतना आपको ध्यान रखना है बहिर्मंडल के बारे में, बस इतना ही इंपॉर्टेंट था, कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इसके बारे में। तो चलिए मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूं। हमने आज की क्लास में जो कुछ भी पढ़ा है, वायुमंडल की संरचना की बात कर रहे थे हम, तो इसके बारे में हर्शल तथा निकोलर वैज्ञानिक थे, इन्होंने दो भागों में बांटा था वायुमंडल को, और सममंडल और क्या नाम दिया था उसका, विषम मंडल दिया था। और सममंडल को हमने फिर इन्होंने वैज्ञानिक ने तीन भागों में बांट दिया, अक्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल। और विषम मंडल को क्या है, दो भागों में बांट दिया था, बहिर्मंडल और आयन मंडल में। फिर हमने क्या है अक्षोभ मंडल के बारे में पढ़ा था कि अक्षोभ मंडल कितनी ऊंचाई पर स्थित है, पृथ्वी तल से लेकर 8 से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित है। और औसत ऊंचाई बताई थी तो मैंने 13 किलोमीटर बताई थी, क्योंकि 8 किलोमीटर क्या है इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर है, और भूमध्य रेखा पर क्या है इसकी ऊंचाई ज्यादा है 18 किलोमीटर। फिर हमने तापमान जाना था, इसका क्या है कितना चला जाता है, माइनस में तापमान चला जाता है -45 डिग्री। 165 मीटर की ऊंचाई पर क्या है तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और अगर हम बात करें 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना तापमान हो जाता है, घट जाता है, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है 1 किलोमीटर या 1000 मीटर की ऊंचाई पर। और गैसों का सर्वाधिक मिश्रण भी यहीं पाया जाता है, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं, और इसे क्या कह देते हैं, दूसरा नाम क्या है, विक्षोभ मंडल कह देते हैं इसे हम। और जेट धाराएं कहाँ प्रवाहित होती हैं, तो ये भी कहाँ है, अक्षोभ मंडल में प्रवाहित होती हैं जेट धाराएं, इतना आपको ध्यान रखना है। समताप मंडल की बात की थी हो तो हमने इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या आती हैं, जहाजों के उड़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां यहीं पैदा हो जाती हैं। और यहाँ का तापमान कितना पहुंच जाता है, 0 डिग्री पहुंच जाता है, तापमान बढ़ने लग जाता है, और क्या है कोई भी मौसमी घटना यहाँ नहीं होती। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको समझ आया है अच्छे से तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो जय हिंद, जय भारत।